ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार। मैं डॉक्टर वरलक्ष्मी इंद्रकांती। आज हम कक्षा में कॉमन प्रॉब्लम्स इन लर्निंग इंग्लिश एंड हाउ टू इम्प्रूव देम के बारे में डिस्कस करेंगे। खास तौर से इंग्लिश भाषा को सीखने में बेसिक कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स का हल हम किस तरह से जानेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो डिफिकल्टीज इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश टू इंडियन स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात आती है ट्रांसलेशन डिफिकल्टीज। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो पहले हम हिंदी में सोच के यदि हम उसका इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर गड़बड़ी होना है, क्योंकि पिछली क्लास में जैसा कि मैंने बताया कि प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस दो भाषाओं में बहुत डिफरेंट होते हैं, खास तौर से इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश में। इसलिए जो है ट्रांसलेशन में ये हम भाषा को सीखना चाहेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अधिक दिक्कत होगी। और खास तौर से यदि हम अंग्रेजी भाषा को सीखना चाहते हैं तो हमको वाक्य भी अंग्रेजी में ही सोचना होगा, तभी हम सही इंग्लिश का प्रयोग कर पाएंगे। देन लैक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट। चूंकि हमारे समाज में, हमारे परिवारों में इंग्लिश बोलने का एनवायरनमेंट नहीं है, यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। फिर आता है लिमिटेड वोकैबुलरी, जिसके बारे में मेरे ख्याल से हर क्लास में हम इस बारे में बात कर रहे हैं। चूंकि हम इंग्लिश रीडिंग ज्यादा नहीं करते हैं तो हमारा जो है इंग्लिश का शब्दकोश या वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड है और हम उन्हीं शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से हम एक अच्छी या बेहतर इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। और उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है लिमिटेड वोकैबुलरी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इस समस्या का भी समाधान हमको देखना होगा। फिर आता है ग्रामर इश्यूज। फिर वही बात आती है कि हिंदी का ग्रामर या लोकल रीजनल लैंग्वेजेस के ग्रामर और इंग्लिश के ग्रामर सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है, इसलिए हमारे साथ काफी सारी दिक्कतें आ जाती हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण कारण है पीयर प्रेशर। हम देखते हैं पीयर प्रेशर क्या होता है। हमारी कक्षा में हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे और आप ही का कोई मित्र बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है या आपकी कक्षा में सभी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और आप उतने अच्छे से इंग्लिश में अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पीयर प्रेशर हो जाएगा कि यदि मैंने कक्षा में इंग्लिश में बात की तो मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कहीं मैंने गलत इंग्लिश बोल दी तो ऐसा ना हो कि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएं। तो ये पीयर प्रेशर जो है बहुत स्ट्रांग होता है और इससे अपने आप को निकालना बहुत अधिक जरूरी है। अदरवाइज कई सारे बच्चों का तो कैरियर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है सिर्फ पीयर प्रेशर की वजह से। तो इस चीज से भी हमको ओवरकम करना बहुत जरूरी है और आज जो है पीयर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता भी जा रहा है। देन आता है मदर टंग इम्पैक्ट, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। चूंकि हम परिवार में कोई और भाषा बोलते हैं और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होता है, इस वजह से हमारे स्वभाव में, हमारे नेचर में, हमारी जो लिमिटेड वोकैबुलरी होती है उसमें हमारे पास मदर टंग का इम्पैक्ट आता है। और साथ साथ ये भी बहुत जरूरी बात है कि ग्रामर जो है हमारी मदर टंग की और इंग्लिश की बहुत अधिक अलग होती है, तो कई बार हमको सेंटेंस फॉर्मेशन में भी बहुत अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सो डिफिकल्टीज इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश टू इंडियन स्टूडेंट्स में, जैसा कि मैंने पहला पॉइंट लिया था ट्रांसलेशन डिफिकल्टीज। सो इंडियन स्टूडेंट्स स्ट्रगल ट्रांसलेटिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम देयर नेटिव लैंग्वेज टू इंग्लिश। तो जब हम, अभी मैंने कहा कि जब तक आप इंग्लिश में सोचकर इंग्लिश में ही वाक्य नहीं बनाएंगे तब तक आपके सेंटेंसेस सही नहीं बनेंगे। पर हम
भारतीय स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम पहले अपनी मदर टंग में या लोकल लैंग्वेज में हम वाक्य को मन में बनाते हैं और फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सही वाक्य नहीं बन जाते हैं। देन लैक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट, डेफिनेटली हमारे परिवारों में हम इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। खास तौर से परिवारों में इंग्लिश उस समय बोली जाती है, आपके परिवार में बहुत छोटा बच्चा है और वो यदि वो आपकी इंग्लिश को नहीं समझ पाता है, तो उसे छुपाने के लिए, कोई नई बात करने के लिए हम इंग्लिश क्लासरूम में या फिर हम घर में इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज आम जिंदगी में आप देखेंगे कि या मदर टंग या लोकल लैंग्वेज का ही प्रयोग अधिकतर हमारी घरों में होता है। सो मेनी स्टूडेंट्स कम फ्रॉम हाउसहोल्ड्स वेयर इंग्लिश इज नॉट स्पोकन मच। हमारे परिवारों में भी नहीं होता है। दिस लिमिट्स देयर एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। जिस बच्चे ने इंग्लिश भाषा को अपने आसपास सुना ही नहीं है, सो डेफिनेटली उसका एक्सपोजर भी इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं हो पाता है, इसलिए उसको कॉन्फिडेंस भी कम रहता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आजकल जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो इतना बूम आया हुआ है, तरह तरह की इंग्लिश स्टोरीज आती हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं, सिनेमा है, जिसमें कि लोकल लैंग्वेज में नीचे कैप्शन में डायलॉग्स भी आते हैं। तो यदि बच्चे ऐसा प्रयत्न करके इस ऑडियो विजुअल एड्स का यदि वो प्रयोग करेंगे, so they will be more exposed to the English language, then definitely they can enhance their vocabulary as well as they can gain self-confidence to speak in English. Then fail to develop speaking and listening skill in English, which are crucial for effective communication. So जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि किसी भी भाषा को यदि आप effectively communicate करना चाहते हैं, तो उसके लिए जितना बोलना जरूरी है उतना सुनना भी जरूरी है। सो ये दोनों ही चीजें भारतीय कॉन्टेक्स्ट में जब नहीं हो पाती हैं, ना आप इंग्लिश बोलते हैं ना आप इंग्लिश सुनते हैं, तो इन दोनों की वजह से आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। सो यदि आपको एक अच्छी भाषा इंग्लिश एक अच्छे तरह से सीखनी है, कॉन्फिडेंटली बोलनी है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इंग्लिश को बोलें भी और इंग्लिश चैनल्स में समाचार वगैरह सुन के आप अपनी लिसनिंग स्किल्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाएं। तो जब आप बोलेंगे और सुनेंगे, तब आप ये देखेंगे कि दोनों को कंपेयर करके कि आप शब्दों का सही तरह से उच्चारण कर पा रहे हैं कि नहीं, जो फोनेटिक्स का है, जो साउंड है, उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, कहाँ पर आपकी पॉजिंग होनी चाहिए, कहाँ पंक्चुएशन किस समय यूज होना चाहिए, कहाँ पर एक्सप्लेनेशन चिन्ह आएगा, इन सब के बारे में आपको आप लगातार यदि सुनेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, तो आपको अपने आप समझ में ये चीज आने लगेगी। और चूंकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक्सपोजर लैंग्वेज से होना बहुत अधिक जरूरी है, चूंकि वो एक्सपोजर हमारे भारतीय परिवारों में उतना छात्रों को नहीं मिल पाता है, सो डेफिनेटली दे लैक इन कॉन्फिडेंस। लिमिटेड वोकैबुलरी, the linguistic diversity is a strength of India's cultural heritage, but poses challenges for English learning students. So, linguistic language होने की वजह से, diversity होने की वजह से, ये निश्चित रूप से हमारे भारत के लिए स्ट्रेंथ है। पर जब आप इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं, तो ये इंग्लिश स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये हमारे लिए बहुत अधिक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड वोकैबुलरी है, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा रीडिंग की आदत ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में भी ऐसा ही पढ़ाया जाता है कि क्वेश्चन एंड आंसर कर दिया, बच्चा क्वेश्चन एंड आंसर याद कर लेता है और उसके बाद जो है वही एग्जाम में लिख के आता है। ओरल परीक्षाओं में भी बहुत कम स्ट्रेस होता है। यदि 70% राइटिंग का होगा, तो शायद 30% ओरल एग्जामिनेशन का होगा। पर एक कक्षा में 60-70 बच्चे होते हैं, तो उनका ओरल एग्जाम लेने के लिए मेरे ख्याल से एक टीचर जो है 1.5 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट, उससे ज्यादा समय नहीं दे पाती है, और उतने समय में बच्चा रट कर भी अपनी बात को एक्सप्रेस कर लेता है। तो ये एक हमारे लिए जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, वो इंग्लिश सीखने के लिए एक चैलेंज के रूप में आ जाती है। देन द लैंग्वेज इन इंडिया
आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश। फिर वही बात आती है जो हम फोनेटिक्स की बात कर रहे थे। तो भारतीय भाषाओं को हम जिस भाषा में हम सोचते हैं उसी भाषा में बोलेंगे तो हमारे वाक्य सही आएंगे, पर यदि हम मराठी में सोचें और उसका ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में करेंगे तो वो भाषा में परफेक्शन नहीं आता है। और इस बात को मैं बार-बार इसीलिए दोहरा रही हूँ, यदि आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए आपको इंग्लिश में ही सोचना पड़ेगा। देन द ग्रामर रूल्स, सिनेक्स एंड वोकैबुलरी आर डिफरेंट। सो ग्रामर के जो नियम हैं वो इंग्लिश, हिंदी या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में बहुत अधिक भिन्न होते हैं। इस वजह से भी छात्रों को जो है सीखने में बहुत अधिक समस्याएं आती हैं। देन दीज लैंग्वेजेस डू नॉट हैव अ डायरेक्ट ट्रांसलेशन और सर्टेन इंग्लिश वर्ड्स और फ्रेजेस। इसका मतलब क्या है कि जो भारतीय भाषाएं बोली जाती हैं उसका ट्रांसलेशन आज तो फिर भी कंपैरेटिवली गूगल ट्रांसलेशन में जाके आप बहुत सारी भारतीय भाषाओं का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट बी श्योर दैट whatever translation the Google is giving that is exactly right. So कई बार जो है ट्रांसलेशन में हमको इन समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। एंड देयर इज लैक ऑफ कॉमन थिंग्स बिटवीन मदर टंग एंड दी इंग्लिश, जिसकी वजह से जो है हमारी काफी लिमिट हो जाती है, क्योंकि हम जब तक कि अंग्रेजी में सोचना और बोलना शुरू नहीं करेंगे ये दिक्कत हमारे समक्ष हमेशा बनी रहेगी। फिर ग्रामर इश्यूज, फिर वही बात हुई कि रूल, नियम इंग्लिश के जो हैं, टेंसेस की बात आती है, वर्ब्स की बात आती है, वो इंग्लिश में और वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत अधिक भिन्न होती है। सो रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आर डिफरेंट फ्रॉम इंडियन लैंग्वेजेस। इसलिए भी भारतीय छात्रों को अंग्रेजी में बात करने में या इंग्लिश में सेंटेंस बनाने में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देन स्टूडेंट्स फेल टू नो दी प्रॉपर वर्ड, कोई सब्जेक्ट है, वर्ब है, कौन सा टेंस कहाँ पर यूज करना है, करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, आर्टिकल्स को कहाँ यूज करना है, द कहाँ लगेगा, ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, ये चीजें नहीं आएंगी। कैपिटल वर्ड्स में किन शब्दों को लिखा जाना चाहिए, सो पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, तो उसमें कैसे आप वर्ब को चेंज करेंगे, ये सब चीजें छात्रों को नियम इसके समझ में नहीं आ पाते हैं, इसलिए उनके सामने इंग्लिश बोलने में बहुत अधिक दिक्कत आती है। देन इंग्लिश इज अ इवॉल्विंग लैंग्वेज, सो लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक्स इज नेवर इनफ। इवॉल्विंग का मतलब क्या है? भाषा निरंतर विकसित होती रहती है, क्योंकि क्या होता है कि खाली इंग्लिश भाषा में ही नहीं, विश्व की सभी भाषाओं में दूसरी भाषाओं का इन्फ्लुएंस हमको हमेशा से देखने के लिए मिलता है। सो कहने का मतलब क्या है कि यदि आपको भाषा सीखना है तो पूरी तरह से आप टेक्स्ट बुक पर ही डिपेंडेंट ना रहें। जो हम मल्टीमीडिया टीचिंग एड्स की बात कर रहे थे, आपको उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, जिससे कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में और एनहांसमेंट हो और ज्यादा अधिक परफेक्शन आए। पीयर प्रेशर, जिसके बारे में बात की है, there is often a strong emphasis on the importance of learning English. Students feel pressurized to learn English due to social expectations. क्या होगा? फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं, अच्छा आपको इंग्लिश इतनी भी बोलनी नहीं आती है, सो मान लीजिए आपके सामने किसी ने इंग्लिश में बात की और यदि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो वो एक सोशल टैबू सा बन जाता है कि आप हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, पर उसके पश्चात भी आपको इंग्लिश में बोलना नहीं आ रहा है। और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में प्रेशर जो है कई बार बच्चों के लिए बहुत अधिक नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि द नेचर ऑफ जॉब और वेयर यू आर वर्किंग इट इज वेरी डिमांडिंग। मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर में जब भी आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट के लिए एड देखा होगा, सो उसमें हमेशा बोला जाता है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इज एसेंशियल। और जहां पर ऐसा लिखा जाता है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इज एसेंशियल, ऐसे बच्चे जो कि जिनको कि इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो जॉब मार्केट से भी कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त भी उनके पर बहुत अधिक प्रेशर बन जाता है।
So learning English is never enjoyed by the students or appreciated for its own sake. So कई बार क्या होता है, जब बच्चा अपनी बात को अंग्रेजी में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो जो बात उसको आती नहीं है वो उसको कैसे एंजॉय करेगा। तो कई बार क्या होता है, छात्र इस वजह से भी उसको एप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह अपनी बात को, मन की बात को अंग्रेजी में एक्सप्रेस करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज यदि आप अच्छे से बोलना शुरू करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, जिसकी वजह से आप उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी कोई भी काम करता है, यदि आप उसको कहें कि वेरी गुड, एक्सीलेंट, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तो वो बच्चा भी उसी काम को बार-बार करने की कोशिश करता है। एंड इट इज अ ह्यूमन नेचर कि व्हेनेवर यू रिसीव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यू फील लाइक डूइंग दैट वर्क अगेन एंड अगेन। पर यदि आपको वो उस काम को करने में एंजॉयमेंट नहीं आ रहा है और आप उस काम को करने के लिए आपको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो आप धीरे-धीरे क्या होता है, उस चीज़ से आप अपने आप को हटा लेते हैं। सो कहने का मतलब क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, तो वो आपको एन्जॉयबल बनाना है, तो उसके लिए बहुत अधिक आवश्यक हो गया कि आप लर्निंग बाय फन, लर्निंग बाय एन्जॉयमेंट होना बहुत अधिक ज़रूरी है। सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो मेथोडोलॉजी कक्षा में यूज की जा रही है, लैंग्वेज टीचिंग में खास तौर से, उसको टीचर को कुछ ज्यादा इनोवेटिव करना पड़ेगा, जिससे कि छात्रों का इंग्लिश बोलने, लिखने, सुनने में जो है इंटरेस्ट जागृत हो जाए। मदर टंग का इन्फ्लुएंस है, जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार बात की, जिसकी वजह से छात्रों को बहुत अधिक दिक्कत जाती है। फिर रिवीजन के रूप में हमको देखना पड़ेगा कि इंडिया की जो वेरियस लैंग्वेजेस हैं उसमें और इंग्लिश की जो फोनेटिक स्ट्रक्चर है उनमें बहुत अधिक भेद हमको देखने के लिए मिलता है। फिर इंडियन स्टूडेंट्स को अंग्रेजी बोलने में दिक्कत इसलिए भी जाती है कि हमारे परिवारों में उस तरह का माहौल हमको नहीं देखने के लिए मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिखा है टू नोट ऑफ यू, स्कूल बोला जाता है, स्कूल, एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्कूल। सो ये फोनेटिक्स इसलिए जानना हमारे लिए जरूरी है कि हाउ टू प्रोनाउंस स्कूल, उसकी स्पेलिंग आप देखिए, SCHOOL, स्कूल है वो, पर कई लोग उसको स्कूल बोलते हैं। तो जब आप इंग्लिश वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, आई गो टू स्कूल डेली, यदि आप ये वाक्य बोलेंगे तो निश्चित रूप से आप हंसी का पात्र बनेंगे। फेल, फेल कहा जाता है, PHAIL, बट उसकी जगह प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसकी स्पेलिंग क्या है, फेल है। सो ये जो उच्चारण में भिन्नता है हमारी, ये भी कई बार हमारे लिए एम्ब्रेसमेंट का कारण बनती है। सो इसलिए प्रोनाउंसिएशन और फोनेटिक्स पर काम करना, उच्चारण पर काम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप धीरे धीरे यदि आप सही भाषा का प्रयोग करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। एंड वंस यू आर सेल्फ कॉन्शियस ऑफ देयर एक्सेंट, तो कई बार क्या होता है, आप अपने एक्सेंट के बारे में क्वेश्चनेबल खुद रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, तो आपको खुद ऐसा लगता है कि मैं इनके सामने अंग्रेजी ना बोलूं, देन यू बिकम डिसइंटरेस्टेड इन स्पीकिंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो कहने का मतलब क्या होता है कि यदि आप डरे हुए रहेंगे, घबराए हुए रहेंगे, सेल्फ कॉन्शियस रहेंगे कि मैंने इंग्लिश बात की तो मेरे मुंह से कहीं कोई गलत वाक्य ना निकल जाए, आप इस फियर में हमेशा रहेंगे, तो आप किसी भी भाषा को नहीं सीख पाएंगे। एक विदेशी भारत में आता है तो वो टूटी-फूटी हिंदी में भी बात करने में जब उसको संकोच नहीं होता है, तो हमें भी यह संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम जानते हैं कि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, पर उसके पश्चात भी हम उसको सीखना चाहते हैं। सो अंदर से आप इतने सेल्फ कॉन्शियस ना होइए और धीरे-धीरे अंदर से आप इस डर को मिटाने की कोशिश करिए कि आप भी धीरे-धीरे अच्छी इंग्लिश बोल पाएँगे। उसके लिए कुछ नियम है और यदि आप उन पर लगातार काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो समय आएगा कि आप इंग्लिश कंफर्टेबली, आप कम से कम ऐसी भाषा तो बोल ही सकेंगे कि सामने वाला आपकी बात को अच्छी तरह से
समझ जाए। और बेसिकली किसी भी लैंग्वेज का उद्देश्य क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज का उद्देश्य होता है कम्युनिकेशन, आप अपने दिल की बात दूसरे तक पहुंचा दें और उतनी इंग्लिश आपको बोलने से ही सीख पाएंगे। सो नाउ देयर आर सम सजेशन हाउ टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। अ जॉइंट एफर्ट फ्रॉम द एजुकेटर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड द स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो एजुकेटर्स हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हमारी सरकार में हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, उनको भी जो है इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है, हमारे शिक्षा शास्त्री या फिर पॉलिसी मेकर्स जो है कोई भी नियम बनाकर सिलेबस को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है इसमें तो पेरेंट्स का भी सुझाव लिया जाना चाहिए। तो अगली जब भी एजुकेशन पॉलिसी बनती है, एजुकेशन करिकुलम में हमारे कभी कोई बदलाव आता है, तो उसमें स्टूडेंट्स की भी भागीदारी होगी, तो बता सकेंगे वो कि उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे करिकुलम में होनी चाहिए कि समय और स्थान के अनुसार हम उस करिकुलम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकें। देन एड्रेस कल्चरल डिफरेंसेस दैट इम्पैक्ट द लर्निंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अभी क्या होता है कि हमारे सीबीएसई स्कूल्स हैं या फिर ऐसे स्कूल, चूंकि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अनुसार जब हम कोई भी सिलेबस यूनिफॉर्मली पूरे देश के लिए एक ही बना देते हैं, सो देन वी आर फॉरगेटिंग द कल्चरल डिफरेंसेस ऑफ अवर नेशन। क्योंकि भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतनी सांस्कृतिक विविधता और भाषाई विविधता है, हम जब नेशनल करिकुलम बना देते हैं तो हम उस अंतर या उस भेद को दिमाग में नहीं रखते हैं। कई बार वो भी हमारे लिए किसी भाषा को सीखने में, इंग्लिश भाषा को सीखने में हमारे लिए मददगार साबित ना करके हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। सो पॉलिसी मेकर्स जब भी एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात आती है, जब उसको बनाते हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये जो करिकुलम है कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी शिक्षण संस्थाओं में लागू होगा। तो क्या कश्मीर का बच्चा जिस तरह से इस भाषा को पढ़ सकेगा, ठीक उसी तरह से क्या उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश या बिहार या फिर राजस्थान, ऐसे क्षेत्रों के भी छात्र इसमें उतने ही कंफर्टेबल होंगे या नहीं, इस बात पर भी विचार विमर्श होना अत्यंत आवश्यक है। फिर एड्रेसिंग कल्चरल डिफरेंसेस हेल्प्स इन ओवरकमिंग द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग। तो यही बात है, यदि इस मुद्दे पर, हमारे भारत की विविधता पर करिकुलम बनाने के पूर्व यदि इस पर विशेष चर्चा हो जाती है और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर यदि हम ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ी जो समस्या है या जो हमारे लिए चैलेंज आता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, वो काफी हद तक हम जो है उसे समाप्त कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ छात्रों के लिए तो 4-5 साल में करिकुलम रीफ्रेम कर दिया जाता है, बट व्हाट अबाउट अपग्रेडिंग द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स? सो यहाँ पर यदि सिलेबस को बदला जाता है, करिकुलम को बदला जाता है, उसमें यदि कोई नई चीज इंक्लूड की जाती है, सो इट इज वेरी एसेंशियल पार्ट दैट दी there should be teacher training programs so that they can upgrade their knowledge. रिफ्रेशर कोर्स और ओरिएंटेशन कोर्स टीचर्स के लिए भी ऑर्गेनाइज करना समय समय पर बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि जिस समय में हम लोग पढ़े हैं उस समय एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट था, करिकुलम बहुत डिफरेंट था। इसलिए नए जनरेशन के छात्रों को पढ़ाने के लिए नए तरीके भी अपनाने होंगे कक्षा में, इसके लिए टीचर्स को भी अपग्रेड करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। फिर टीचर ट्रेनिंग स्कूल शुड प्रोवाइड टीचर्स विद स्किल्स टू टीच इंग्लिश इन एन इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव वे। मतलब टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जहाँ की बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स को लगातार ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, नई इनोवेटिव टीचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में उनको एक्सपोजर देना चाहिए, जिससे कि वो क्लासरूम टीचिंग में अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से बता सकते हैं। इंटरैक्टिव तरीका इन्हें टू वे कम्युनिकेशन, कि छात्रों को भी कक्षा में बात करने का मौका मिलता रहे, ऐसे इंटरैक्टिव तरीके से कक्षा में डायलॉग के रूप में पढ़ाने का अवसर भी टीचर्स को मिले,
ऐसी टीचर ट्रेनिंग में हमको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। देन प्रोवाइड स्टूडेंट्स opportunities to practice language skill through conversation club, debates and group discussion। तो क्लासरूम की यही इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस कहलाती हैं। जब कक्षा में आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को उस भाषा को प्रैक्टिस करने के लिए आपको स्किल्स देना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा। तो उसके लिए ये बताया गया है कि उदाहरण के तौर पर कन्वर्सेशन क्लब्स हैं, डिबेट्स हैं और ग्रुप डिस्कशन है। छोटे-छोटे ग्रुप्स बना दिए जाएं, अलग-अलग टॉपिक्स दे दिया जाए और उनके बीच में डिबेट का आप कंपटीशन करवा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं और ऐसे समय में टॉपिक टीचर दे दे और बच्चों से कहे कि ग्रुप डिस्कशन करें और उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है या मीडियम ऑफ इंटरैक्शन जो है पूरी और पूरी तरह से इंग्लिश ही होना चाहिए। सो ये इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं क्योंकि क्या होता है ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स में इट इज ओनली द टीचर हु इज स्पीकिंग कंटिन्यूअसली फॉर द 40 मिनट्स and students get very rarely any chance to interact with this teacher। so ये पैटर्न जो है कक्षा में हमको बदलना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि छात्रों को इंग्लिश बोलने में कोई हेजिटेशन ना हो। तो उसके लिए इंटरैक्टिव या टू वे मेथड कक्षा में अपनाना टीचर्स के लिए बहुत अधिक जरूरी है और उसके लिए टीचर को तरह तरह की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए जिससे कि वो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को कक्षा में इस्तेमाल कर सके। और टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्लास में एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाए, बच्चों को एनकरेज करती रहे और साथ-साथ जो है ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जिसमें कि बच्चा बिना किसी डर के अपनी बात को रख सके। इसमें इंक्लूसिव भी एनवायरनमेंट की बात की है। तो पूरे विश्व में आजकल हम इंक्लूजन की बात करते हैं। समाज के किसी भी वर्ग को, भले चाहे वो स्पेशल चिल्ड्रन ही क्यों ना हो, उनको हमको समाज के मेन स्ट्रीम में लेकर आना होगा, तो हमको उनकी शिक्षा के बारे में भी बात करना बहुत अधिक ज़रूरी है। देन इट मेक्स अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो यदि स्टूडेंट्स को वेरियस मेथोडोलॉजी टीचिंग लर्निंग के दौरान एक्सपोजर्स मिलेंगे तो डेफिनेटली जो है बच्चों की जो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेटिव टेक्नोलॉजीज हैं, स्किल्स हैं, इसमें भी काफ़ी अधिक एनहांसमेंट होगा। तो खास तौर से टीचर का ये प्रयास होना चाहिए कक्षा में कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट क्लास में निर्मित करें, बच्चों को इंग्लिश में बोलने के लिए प्रैक्टिस के लिए ड्रिल एक्सरसाइजेस जिसको कहा जाता है, वो ड्रिल एक्सरसाइजेस कक्षा में दें, तो डेफिनेटली जो इंग्लिश एज़ अ सेकंड लैंग्वेज या उसके जो चैलेंजेस हैं, उसको हम काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स को एनकरेजमेंट करने के लिए बार-बार ये बताना पड़ेगा कि दे शुड प्रैक्टिस इंग्लिश इन रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन मतलब अपने मित्रों में, दोस्तों में, समाज में कहीं भी जाते हैं, सो वो रियल लाइफ सिचुएशन में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश भाषा का प्रयोग करें। ब्रश अप दैट जनरल नॉलेज तो सामान्य जानकारी जो होती है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ने की आदत करें। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट ज़ोर-ज़ोर से आप पढ़ने की कोशिश करें, तो उससे आपके वोकल कॉर्ड्स भी खुलेंगे, आपका एक्सप्रेशन सुधरेगा, पॉजिंग, पंक्चुएशन इन सब के बारे में आपको अधिक जानकारी मिलेगी। और टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी इंग्लिश का कोई आप पेपर लेते हैं, तो आप देखेंगे उससे डेफिनिटली आपकी वोकैब्युलरी भी काफ़ी एनहांस होगी। जनरल नॉलेज तो आपको उससे मिलेगा ही मिलेगा। देन फोकस ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। सो बार-बार इस बात पर अपने को फोकस करना पड़ेगा कि इंग्लिश भाषा में ही हम बात करें और कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। एवरीबॉडी लर्न्स फ्रॉम देयर मिस्टेक्स ओनली। सो आप गलती करेंगे तो सीखेंगे और गलती उसी से होती है जो काम करता है। यदि आप उस दिशा में प्रयास ही नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कैसी भी इंग्लिश बोल रहे हैं, कोशिश करिए कि कक्षा में इंग्लिश में ही बात करें। आस्क क्वेश्चन एंड टेक द फीडबैक इन अ हेल्दी वे। कक्षा में बार-बार जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उस पर आप शिक्षक से प्रश्न पूछें और बिना किसी संकोच के टीचर, अपने पीयर ग्रुप, अपने दोस्तों से फीडबैक लें। और उस बात में जब आप लगातार फीडबैक लेते रहेंगे, तो आपको अपनी भाषा में सुधार करने का मौका मिलेगा। यदि वो फीडबैक आपको ओपनली देते हैं, तो उस बात का आप बुरा ना मानें, उसको दिल पर ना लगाएँ क्योंकि एक अच्छी भाषा, एक अच्छी चीज़ सीखने के लिए कई बार हमको दूसरों की कई सारी बातों को सुनना भी पड़ता है। और हम लोग तो हमारे कॉलेज में ऐसा एनवायरनमेंट हम लोग आपस में कलीग भी
कोई कुछ बोलता है, उसमें कहीं गलती होती है, हम लोग बहुत हेल्दी तरीके से आपस में एक दूसरे को बात करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स कई बार लिखते-लिखते गलती हो जाती है, नहीं आता है तो हम लोग पूछ देते हैं इसकी स्पेलिंग क्या होती है? तो आपस में बात करने से आप देखिएगा कि हर समस्या का समाधान होता है। सो किसी भी चीज़ को दिल पर ना लेकर अपना कॉन्फिडेंस आप बढ़ाइए और जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो आप देखिएगा कि आप बहुत अच्छी तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंटली आप अपनी बात को कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। देन गेट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। कोशिश करिए कि आपने किसी भी नए शब्द को पढ़ा है या किसी मुहावरे कहावत को पढ़ा है, तो एक कॉपी बनाइए, तुरंत नए शब्द को आप अपनी वोकैब्युलरी को यदि आपको एनहांस करना है, तो उस वर्ड का मीनिंग देखिए। आप लोग बहुत फॉर्च्यूनेट हैं क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में आप डालेंगे डिक्शनरी आप डाउनलोड करके रखेंगे, तो तुरंत आपको वर्ड भी बता देता है, स्पेलिंग भी बता देता है, उसके साथ-साथ आपके सिनोनिम्स भी बता देता है। राइट क्लिक करके आपको सिनोनिम्स भी मिल जाएँगे और कई तरह के आपको फ्रेजेस भी मिल जाएँगे। तो इस मामले में आप फॉर्च्यूनेट हैं, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रयोग करिए। देन गेट आउट ऑफ देयर कम्फर्ट ज़ोन। कम्फर्ट ज़ोन क्या होता है? जब हमारा हिंदी में या हमारी मदर टंग की भाषा में हमारा काम चल रहा है, सो हम क्यों इंग्लिश में बात करें? मैं सुधा मूर्ति से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हैं, आप उनका वीडियो देखिएगा। वो पूरी मतलब साउथ इंडियन है और बड़े-बड़े शहरों में ही रही हैं। उसके बावजूद भी जब उनसे प्रश्नकर्ता ने हिंदी में प्रश्न किया, तो उन्होंने हिंदी में जवाब दिया और जब उन्होंने इंग्लिश में पूछा, तो उन्होंने इंग्लिश में ही जवाब दिया। सो ऐसे कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ऐसे कई सारे वीडियोज़ आपको उपलब्ध होंगे इंटरनेट में। यदि आपको अपनी लैंग्वेज को एनहांस करना है, तो आप ऐसे वीडियो देखा करिए, लोगों के इंटरव्यूज़ देखा करिए। उसमें खाली भाषा ही नहीं, आप बहुत सारी चीज़ों को उससे सीखने की कोशिश करेंगे। सो अपने कम्फर्ट ज़ोन से आपको निकलना ही पड़ेगा कि जब हिंदी में मेरी बातचीत सामने वाला समझ रहा है, तो हम इंग्लिश में क्यों बात करें? नो। देन रीड योर फेवरेट बुक्स। मार्केट में खूब सारी किताबें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी आपके घर के आसपास लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, सेकंड हैंड बुक्स अवेलेबल हैं। सो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जब तक कि आपकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी नहीं आ जाती है, सो आप शॉर्ट स्टोरीज से भी शुरू कर सकते हैं। तो जिससे कि आपकी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। लर्न फ्यू पोएम्स एंड रिसाइट अलाउड। तो नर्सरी केजी में होती थी, आपको पोएम पढ़ाई जाती थी और क्लास में आप देखिएगा कि पूरे बच्चे एक साथ पोएम को बोला करते थे। तो यदि आपको ये देखना है, तो नई-नई आप पोएम सीखिए, फिर उनको रिसाइट अलाउड। रिसाइट अलाउड का मतलब ही यहाँ पर ये है कि यदि आप ज़ोर से बोलेंगे, तो आपके वोकल कॉर्ड्स को भी अ, उसके इंग्लिश के फ़ोनेटिक्स को इस्तेमाल करने का आप में वो नैक आ जाएगा, वो गुण आ जाएगा। तो नई-नई कविताएँ आप देखिए, पोएम सीखिए, उनको जो है आप लयबद्ध कर सकते हैं या अपने स्वर में आप उसको गा सकते हैं। कक्षा के कोई आपके कॉम्पिटिशन होता है, तो उसमें आप भाग लीजिए, डिबेट्स हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं। तो इन सब में आप भाग लेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी पर्सनैलिटी भी एनहांस होगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप आराम से किसी भी भाषा का प्रयोग बहुत आसानी से कर सकेंगे। देन बार-बार रीडिंग, रिसाइटिंग अलाउड हेल्प्स इन राइट प्रोनंसिएशन एज़ यू हियर व्हाट यू आर सेइंग। तो ज़ोर-ज़ोर से जब आप पढ़ते हो, किसी बात को रिसाइट करते हो और जब आप उसका उच्चारण करते हो, तो आप खुद भी सुनते हो कि आपने उसका उच्चारण सही किया है या नहीं। या फिर आप बाद में सुनना चाहते हैं, तो आप स्वयं अपना कहा हुआ उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए और स्वयं उसको चेक भी कर सकते हैं। ट्राई थिंकिंग इन इंग्लिश। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे साथ क्या है डिफिकल्टी इन ट्रांसलेशन। वी थिंक इन हिंदी एंड वी ट्रांसलेट इन इंग्लिश। नो, if you really want to improve your proficiency in English, better to start thinking in English itself. Then you will be able to express your feelings in English. Participate in discussion. Group discussion हो रहा है, so try to speak, put your words, put your opinion. सामने आगे बढ़कर अपनी बात को कहने की कोशिश करिए। Be diligent, bold, confident and motivated. Diligent यानी अंदर से किसी भी तरह का संकोच आपको नहीं रखना है, कॉन्फिडेंट रहिए और मोटिवेटेड रहिए। हमेशा ये मत कहिए कि कोई आपको एक्सटर्नल फोर्स आपको मोटिवेट करेगा, आपसे बार-बार कहेगा कि आपने बहुत बढ़िया बोला। कई बार आप स्वयं भी अपने आप को कह सकते हैं कि मैंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। तो कॉन्फिडेंटली आप अपनी बात दूसरों के सामने रखने की कोशिश करिए।
बार बार फोकस ऑन वर्ड प्रोनाउंसिएशन, आप शब्दों का उच्चारण किस तरह से करते हैं इस पर आप देखिएगा और इस पर आप वर्क कीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले उदाहरण दिया था, फेल और स्कूल, ऐसे कुछ शब्द हैं जहां पर हमारे उच्चारण में गड़बड़ी हो जाती है। तो उच्चारण पे भी आपको बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे कि आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। सो आप देखिएगा, इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज इंटरनेशनल अफेयर्स, फिर इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट इन टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट, it is important for higher studies and also for seeking job. It is necessary because each and in every field it is required. So English is the link language connecting the various parts of India, and most of the translation activity is from Indian languages into English. So translation में अभी बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस को इंग्लिश में भी काफी सारा ट्रांसलेट किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की जा रही है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप स्वयं से पूछ सकते हैं या किसी से। व्हाट, व्हेन, हाउ, दे, व्हाई, हु, वेयर। सो ऐसे क्वेश्चंस आप पूछिए कि ये घटना कब घटी, कहाँ घटी, क्यों घटी, किस लिए घटी, हु इज इन्वॉल्व इन दिस। सो ऐसे प्रश्न आप स्वयं से पूछिए और उनके उत्तर आप जो है ढूंढने की कोशिश करिएगा। स्टार्ट रीडिंग अ बुक, एक नॉवेल उठाइए, डेली के 2 या 3 पेज पढ़ना शुरू करिए। उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको अंडरलाइन करके आप अपनी डायरी में लिखना शुरू करिए। उससे आपकी वोकैबुलरी भी धीरे-धीरे बहुत अधिक बढ़ेगी। सो इस वजह से हम कह रहे हैं कि भारत जैसे देश में इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को आप कभी भी नकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज एंड इट हैज वाइड प्रेजेंस इन द वर्ल्ड, and it plays very important role in the world education, culture and entertainment, and it is the international standard language of communication. इस वजह से आपको इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश का महत्व खाली भारत में ही है, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में नहीं है, पूरे विश्व में है। इसीलिए कि आपके जीवन में नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज वेरी एसेंशियल। इसलिए इसको कहा गया है दिस इज द मेजर विंडो ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। मेजर विंडो यानी ये एक ऐसी खिड़की है जो कि आपको मॉडर्न वर्ल्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, एंड इट ऑल्सो ओपन एंडलेस नंबर्स ऑफ डोर्स फॉर बेटर पॉसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि जीवन में जब आप उच्च शिक्षा के संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसका एंड आपका क्या होता है कि आप एक अच्छा जॉब तलाश कर सकें। और यदि आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, प्रोनाउंसिएशन, और आप इंग्लिश पर अपने काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए जो है बेटर पॉसिबिलिटीज होंगी और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी आपके रास्ते में आएंगी। इस वजह से जो है इंग्लिश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, इसलिए इसको इंडिस्पेंसिबल एंड अनअवॉइडेबल कहा जाता है। तो इसका कोई पर्याय नहीं है, इससे कोई आप शॉर्टकट का रास्ता नहीं है, इसलिए इंग्लिश आपको सीखना ही है, क्योंकि एक व्यक्ति को प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के लिए इट इज अ बेस्ट टूल। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और इसको आप किसी भी तरीके से नकार नहीं सकते हैं। और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, गुड जॉब मार्केट में यदि आपको अपने आप को स्थापित करना है, तो इंग्लिश इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आपके पास में एक राजीव रंजन का एक कोट लिखा हुआ है, इंग्लिश इज द बेस्ट टूल टू प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर टू लर्न। तो आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा का जो प्रभाव है, महत्व है, हमारे समाज में धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और जितनी अच्छी बढ़िया इंग्लिश आप सीखेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज या जॉब मार्केट में आपकी डिमांड बहुत अधिक बढ़ती जाएगी। मैंने यहाँ पर कुछ फेमस कोट्स रखे हैं लैंग्वेज से संबंधित। सो लैंग्वेज इज नॉट अ genetic gift, it is a social gift. Learning a new language is becoming a member of the club, the community of speakers of that language. यदि आप भाषा बोलेंगे तो आप एक नई कम्युनिटी में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकेंगे, उस समाज के आप एक स्पीकर के रूप में बन जाएंगे। ये फ्रैंक स्मिथ ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था, द इंग्लिश लैंग्वेज इज सो इलास्टिक दैट यू कैन फाइंड
another word to say the same thing. इसका मतलब है इंग्लिश की वोकैबुलरी की एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं. सो इलास्टिक, खींचा जाता ना इलास्टिक. सो आपको बहुत सारे शब्द ऐसे इसमें मिल जाएंगे. देन लैंग्वेज इज अ रोड मैप ऑफ अ कल्चर. इट टेल्स यू वेयर इट्स पीपल कम फ्रॉम एंड वेयर दे आर गोइंग. आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, इसके बारे में एक प्रतिबिंब की तरह आपको क्लियर कट दिखाई देता है. धन्यवाद.